नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं खिलाड़ी से राजनेता बने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। कर्नल, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को हमारे आज के मेहमान के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। राज्यवर्धन सिंह राठौर सिर्फ खिलाड़ी या राजनेता नहीं है, वो भारतीय सेना के कर्नल भी रहे हैं। शानदार खेल करियर में वो ओलंपियन रहे हैं और 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत के लिए शूटिंग में रजत पदक जीत चुके हैं। बात पॉलिटिकल करियर की करें तो श्री राठौर 2019 में दूसरी बार जयपुर ग्रामीण से सांसद बने हैं। इससे पूर्व की मोदी सरकार में वे 2014 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और फिर 2017 में युवा मामलात और खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। राठौर फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की टीम में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो आइए श्री राठौर के साथ में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आपका एक बार फिर स्वागत है और धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार सबको। जी, और मेरा पहला सवाल आपसे है कि कोरोना के प्रबंधन को लेकर खूब सियासत हुई, खासतौर पे वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार ने विदेशों में जो वैक्सीन भेजी, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने उसका खूब मुद्दा बनाया उसको। तो क्या आपको नहीं लगता उस समय सरकार ने जल्दीबाजी में कदम उठाते हुए दूसरे देशों में वैक्सीन भेज दी थी? देखिए, उससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, मैं उससे पहले एक इंट्रोडक्शन में ये कहना चाहता हूं कि जब पहली कोरोना लहर आई उस समय दुनिया की किसी राष्ट्र को इसका एक पूर्व अनुमान नहीं था और इसको किस तरह से स्थिति को संभालना है उसकी भी कोई जैसे प्री नॉलेज नहीं थी। उसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी होने पर भी और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन के उसमें सूची में भारत आने के बावजूद भी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय कमजोर होने के बावजूद भी हमने कितनी प्रगति करी। पहली कोरोना लहर से लेकर दूसरी कोरोना लहर तक वो एक एक देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जहां मास्क भी नहीं बनता था वहां पर पीपी किट तो दूर वेंटिलेटर्स बनने लग गए। और वेंटिलेटर्स ही नहीं, हम एक कदम आगे गए, जो डेवलप्ड नेशंस करते हैं हमने अपना खुद का वैक्सीन बना दिया। और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी है, जो अलग अलग जो इंजेक्शंस जो बाद में इस्तेमाल हो रहे थे, उनका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया गया। और उसी कारण है, हालांकि एक एक जान महत्वपूर्ण है, तो जब आंकड़े देते हैं तो उसको इनसेंसिटिव मत मानिएगा, एक एक जान महत्वपूर्ण है। अगर दूसरी कोरोना लहर में भी पर मिलियन डेथ जो हुई है उसको देखा जाए तो हम बहुत से राष्ट्रों से काफी नीचे हैं। मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस रही पूरे राष्ट्र की, जिसमें जनता शामिल है, मीडिया शामिल है, हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स शामिल है, राज्यों की सरकारें शामिल है, हम सब ने मिलकर जो दूसरी कोरोना लहर में भी जो युद्ध हमने करा उसके अंदर डेवलप्ड नेशन से भी बेहतर हमारा प्रदर्शन रहा। अच्छा, आपने मौतों की बात की है तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा। जवाब तो आप दे रहे हैं कि मौतों के मामले में जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छाप दी कि अगर सच्चाई सामने आए तो भारत में मौतों का आंकड़ा 40 लाख तक निकल सकता है। बड़ा अखबार है। इसी तरीके से बिहार ने अभी अभी सिर्फ एक रात भर में अपने 4,500 पौने 5,000 के आसपास के मौत के आंकड़े को 9,500 किया, यानी कि 73% उसमें इजाफा किया कि हम अपना डाटा कंपाइल करने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया। तो क्या भारत का आज का जो आंकड़ा है, क्या हम उसे फाइनल माने कि भविष्य में वो और बढ़ सकता है? तो ये क्यों मानते हैं आप कि जो दूसरे देश हैं उनके आंकड़े बिल्कुल हूबहू सही है, सिर्फ भारत के ही आंकड़े हम रीअसेस करें? ये जो गांव के जो कस्बे हैं वो दूसरे देशों में भी वैसे ही हैं जैसे भारत के अंदर है। तो ये जो रीअसेसमेंट ऑफ डेथ्स है ये बहुत से देशों में होने की जरूरत है। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि राजस्थान के अंदर भी जो आंकड़े आ रहे थे, राजस्थान सरकार उनको काफी कम करके बता रही थी, क्योंकि उनके अधिकारी खुद बोल रहे थे कि हम तो सिर्फ जो अस्पताल के अंदर डेथ हो रही है उन्हीं के आंकड़े रख रहे हैं और जिनकी डेथ घर में हो रही है उनके हमारे पास आंकड़े नहीं है। आपकी वही तो वाली बात की राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, जहां भाजपा की सरकारें हैं या केंद्र सरकार ने भी कैसी प्रकार से आंकड़े कम करके बताए, जैसा भी अभी आपने बताया राजस्थान सरकार के बारे में। तो मैं जो आपको कह रहा हूं वो यही है कि अगर हम इनको रीअसेस भी कर लें, उसके बावजूद भी जो पूरे देश की जिस तरह से कोरोना में हमने सामना करा वो एक तरह से एक उदाहरण है दूसरे राष्ट्रों के लिए भी, और उन्होंने भी इस बात का को एक्सेप्ट करा है। क्योंकि आप देखिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर
मास्क तक नहीं बनते थे, वहां पर वैक्सीनेशन हमने खुद ने बनाई। कितने राष्ट्र हैं ऐसे दुनिया के अंदर जिन्होंने खुद की वैक्सीन बना दी? और ये खुद की वैक्सीन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक लंबा विजन रखते हुए जानते थे कि वैक्सीन नेशनलिज्म आ सकता है, कि दूसरे देश जो वैक्सीन बना रहे हैं वो वैक्सीन अपने राष्ट्र के लिए रख लें, ऐसी एक स्थिति आ सकती है। और इसी कारण से हम किसी दूसरे राष्ट्रों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमने खुद ने अपना वैक्सीन बनाया, उसको तैयार किया, और वो वैक्सीन ऐसा है जो 80 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमने शुरू किए 1-2 महीने में 6.5 करोड़ वैक्सीन के डोज बाहर भेज दिए थे, जिसका मुद्दा बनाया विपक्षी पार्टियों ने। तो ये ज्यादा संख्या नहीं है, खासतौर से तब जब लाखों की संख्या में लोग मर गए अप्रैल मई में। अच्छा सवाल है आपका। और आपके जो जो व्यूअर्स हैं, आपके पढ़ने वाले हैं, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि एक वैक्सीन बनने के लिए तकरीबन 129 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो अलग अलग राष्ट्रों से आते हैं। तो ये जो सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन अगर बनी रहेगी तभी वो वैक्सीन बन सकती है। किसी एक राष्ट्र के पास पूरा का पूरा वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल नहीं है। इसका मतलब अलग अलग राष्ट्र अपना रॉ मटेरियल भेज रहे हैं और शर्तें रखकर रॉ मटेरियल भेजते हैं कि अगर हम आपको ये रॉ मटेरियल भेज रहे हैं तो हमें इस वापस वैक्सीन कितना मिलेगा। तो इसकी एक पहले से ही अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। इसके एक तय एक संख्या थी, तय संख्या थी। वो तय संख्या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दूसरे राष्ट्रों को भेजनी जरूरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जानकर भी आपको गर्व होना चाहिए कि जब ऐसी हालत हुई देश के अंदर, तो भारत की सरकार ने दूसरे राष्ट्रों को कहा कि हमारे यहाँ एक अनप्रेसिडेंटेड एक स्थिति आ चुकी है और इसलिए हम बाहर नहीं भेजेंगे। तो ये भी एक एक्शन लिया गया। तो पहला एक्शन था वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की वजह से था, जहां पर पूरी की पूरी जो रॉ मटेरियल था वो दूसरे राष्ट्रों से आ रहा था, और हमारे पास भी दूसरे राष्ट्रों से वैक्सीन भी आएगा और हेल्प भी आएगी। तो एक अंतरराष्ट्रीय मदद का एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और आपको एक कमिटी ऑफ नेशंस में जब रहना होता है तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना होता है। लेकिन जब स्थिति काफी बिगड़ी तो हमारे हमारे राष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखा मजबूती से और कहा अब हम बाहर नहीं भेज सकते, और दूसरे राष्ट्र ने इसको माना।